बच्चे हो सकता है मुस्लिम लॉ का क्लास न किए हों, इसलिए मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। आपका क्लास 8 दिन से बंद है और आप समझ लीजिए कि ये 8 दिन की जो बंदी थी, ये न मेरी नेग्लिजेंस है और न ही कोई और बात है। बस सिर्फ ये है कि इसमें आप लोगों के लिए तैयारी की जा रही थी, वरना शनिवार रविवार लॉकडाउन, और अगर ये तैयारी न हुई होती तो शनिवार रविवार भी आपका गैप होता। तो 8 दिन से क्लास बंद है। 14 तारीख को चला था, आज 23 है, जिसमें एक संडे है 18 को, उसको निकाल दीजिए तो 7 दिन आपका गैप हुआ। और ये जो 7 दिन गैप हुआ, इसको गैप मत बोलिए, न मानिए। कारण क्या है? 13 संडे हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, एडवांस में 13 संडे पढ़ाए हैं। और इसीलिए पढ़ाते हैं कि अगर किसी तरह की कोई विषम परिस्थिति आ गई तो वो संडे काम आएगा। और आप भी नहीं सोचेंगे कि इस महीने में तो कम पढ़ाई हुई है, इस महीने की फ़ीस कैसे दी जाए, क्या दी जाए, वगैरह वगैरह। हम तो आपको यहाँ तक कहे हैं कि 18 मंथ का जो लक्ष्य है, अगर बाय द वे महीने 2 महीने बढ़ भी जाता है, विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, इसीलिए मैं पूरा सेटअप घर पर उठा ले आया कि शनिवार रविवार जब घर से निकल ही नहीं सकते, दुनिया भर के कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, बल्लियाँ लगाई गई हैं, तो कम से कम हम अपने बच्चों को शनिवार रविवार को भी पढ़ा सकेंगे। बस ईश्वर आपको, हमको, सबको स्वस्थ रखें। स्थिति तो गंभीर है ही है, आप देख ही रहे हैं। तो बेटा हम लोग इस पे आते हैं, छुट्टियों के उस पे। तो 7 दिन मैंने इसमें से घटा दिया, अब बचा हुआ है केवल 6 संडे। 6 छुट्टियां अपने पास हैं, संडे संडे पढ़ा करके फिर उसको और कर लिया जाएगा। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि इस महीने में हमारी 7 दिन पढ़ाई नहीं हुई या हमारी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए संडे संडे हम पढ़ाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं कि आपका लॉस ना हो। अब देखिए बेटा, जो लास्ट टर्म पे हम आपको एविडेंस पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे धारा 32(1) यानी सेक्शन 32(1), यानी हम आपको पढ़ा रहे थे मृत्युकालिक कथन आपको पढ़ा रहे थे। इसको इंग्लिश में डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसकी एक और हिंदी है मृत्युकालीन घोषणा। मृत्युकालीन घोषणा, मृत्युकालीन घोषणा, या करके आप ये हिंदी भी जानते रहिए। और बेटा इसकी एक और हिंदी है, एक और नाम है इसका, या करके आप इसे भी जानते रहिए, मरते समय का बयान। मरते समय का बयान, मरते समय का बयान। अंग्रेजी इसकी है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए ये सही है कि डाइंग डिक्लेरेशन को अगर शार्ट में लिखा जाए तो डीडी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे डीडी मत बोला करिए। कारण क्या है? डीडी बोलने पर एक कंफ्यूजन होता है और थोड़ी देर तक आदमी उस कंफ्यूजन में रहता है,
फिर अपने को रिकवर करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, ये लगता है मृत्युकालीन घोषणा की बात हो रही है। दरअसल डीडी शब्द जो है वो बैंक वैंक में जो डीडी बनवाते हैं ना, डिमांड ड्राफ्ट, उसी के लिए बहुत प्रचलित है। तो इतना शार्ट मत बोलो कि शार्ट हो जाओ यार। आप डाइंग डिक्लेरेशन बोलो, आप मृत्युकालीन घोषणा बोलो, मृत्युकालिक कथन बोलो, मरते समय का बयान बोलो। ये सारी की सारी लैंग्वेज जब आप जानते रहेंगे तो आपको अपने गांव में, परिवार में, समाज में, कचहरी में, कोर्ट में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगला जिस किसी भी भाषा में बोलेगा आप उसको समझ लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि उन्होंने मरते समय ये बयान दिया था, ठीक है ना, तो आप जान लेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात हो रही है। डाइंग डिक्लेरेशन में मज़े का मैंने आपको पढ़ा दिया है, जब से जैसे मैंने आपको इसमें लिंक लाइन लिखा दिया है कि डाइंग डिक्लेरेशन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन में हमने आपको इसकी मीनिंग बताया, इसका तात्पर्य क्या है। फिर हमने आपको इसके एक कम से कम दृष्टांत को बताया, इलस्ट्रेशन, दूसरा ब्लॉक, और जो तीसरा ब्लॉक है वो मैंने आपको पढ़ाया धारा 32(1) का प्रावधान। धारा 32(1) का जो प्रावधान है उसको ब्लॉक में करके पढ़वाया, और फिर ऐसे रोमन में 1 2 3 4 करके हमने उसको लिखाया आपको। आज जो टॉपिक है आपका वो है धारा 32 के आवश्यक तत्व। गुड, इसमें भी एक हम आपको पढ़ा ही दिए हैं, धारा 32 के आवश्यक तत्व, यानी बल्कि यूँ कहिए कि 32(1) के आवश्यक तत्व, डाइंग डिक्लेरेशन के आवश्यक तत्व। यानी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन को साक्ष्य के रूप में कब ग्रहण किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, कई दिन गैप हो गया, बहुत ही नट सेल में हम आपको दोहरा देंगे, जिससे आपको जहाँ से हम पढ़ाना चाह रहे हैं, कोर्स भी आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोई समस्या न हो। लेकिन पहले आप हेडिंग बना लीजिए, मृत्युकालीन घोषणा या मृत्युकालिक कथन। काल माने समय होता है, उसी से कालिक बना है, तभी मैंने लिखा भी है कि मरते समय का बयान, मृत्युकालिक कथन। इसलिए मैंने आपको बताया कि काल माने काल तो होता ही है, उसको क्या पढ़ना पढ़ाना है। काल माने होता है समय, तो मृत्युकालिक कथन, ये ब्लॉक आपका चल रहा है। मृत्युकालिक कथन के आवश्यक तत्व, हाँ ठीक है, मृत्युकालिक कथन के आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व। इसी को आवश्यक शर्तें भी कहा जाता है। कहने का मतलब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं इसेंशियल कंडीशंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। आप शार्ट में डीडी लिख दीजिए, लेकिन मुख से उसको डाइंग डिक्लेरेशन ही बोलिए, अच्छा लगता है। या इसी को इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ
डाइंग डिक्लेरेशन आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम उन आवश्यक शर्तों की व्याख्या करने जा रहे हैं, उन आवश्यक शर्तों को आपको बताने जा रहे हैं जिन आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर मृत्युकालीन घोषणा को, मृत्युकालिक कथन को, मरते समय के बयान को, डाइंग डिक्लेरेशन को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। और जब अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, जब इतना आप पढ़ लेंगे तब अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कि जब न्यायालय ने उसको ग्रहण कर लिया, जो मुकदमे की फाइल चल रही है। देखिए बेटा, हम आपको बार बार बताए हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है ना। इस क्रिमिनल कोर्ट में मुख्य रूप से दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार जो है ये प्रोजिक्यूशन कहलाता है, प्रोजिक्यूशन यानी हिंदी में अभियोजन, अभियोजन। ऐसे तो मैं हर टॉपिक को पढ़ाते समय इसको दोहराता हूं, लेकिन आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं उसमें दो पक्ष होता है, एक अभियोजन होता है, प्रोजिक्यूशन होता है। अभियोजन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं इसको आप जानते रहें। अभियोजन में वो लोग शामिल होते हैं, सबसे पहले तो वो व्यक्ति शामिल होता है जो एग्रीव्ड पर्सन है। एग्रीव्ड पर्सन, पीड़ित पक्षकार, जिसको अभियुक्त ने पीड़ा दी है, किसी शरारती तत्व ने जिसके साथ कोई अपराध किया है। हम जब सीआरपीसी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये भी बताया है कि पीड़ित पक्षकार में कौन कौन से लोग आते हैं। बेटा, अगर मामला हत्या का नहीं है तो पीड़ित पक्षकार में सबसे पहले तो वही आएगा जिसके साथ वो अत्याचार हुआ है, जिसके साथ वो अपराध हुआ है। और अगर मान लो मामला हत्या का है तो जिसको मार डाला गया, जिसकी कत्ल कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, उसकी पत्नी हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका कोई और स्वजन हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो एक तो इसमें पीड़ित पक्षकार शामिल होता है। इस प्रोजिक्यूशन में दूसरा पक्ष है पुलिस। पुलिस के लोग भी इसी में शामिल होते हैं। और तीसरा पक्ष है, तीसरे लोग हैं गवर्नमेंट लॉयर्स, सरकारी जो वकील होते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट को करना है, मान लीजिए चोरी का मामला है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, सीआरपीसी में आपको पढ़ाया है। तो वहां पर जिसके घर में चोरी हुई है वो पीड़ित पक्षकार है। बेचारा एक एक तिनका, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है वैसे ही एक एक तिनका चुन करके अपने घर को सजाया और चोर आए सब उठा ले गए। देखिए वो जब बारिश आती है, यहाँ बाढ़ आती है, तो चोर रात में नाव से आते हैं, नाव से, उसमें सब लाद ले जाते हैं, ठीक है। और आजकल और भी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, कहीं आप बर्थडे वगैरह में चले गए, कहीं घर छोड़ के चले गए, तो वो गाड़ी वाड़ी से आते हैं और सब उठा ले जाते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम की टोटी भी खोल के ले जाते हैं। हमारे बेचारे एक जानने वाले हैं, वो गए थे बर्थडे, यहीं शहर में ही किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। वहाँ लोगों ने उनको काफ़ी देर तक रोक लिया, 3-4 बज गया। उसके बाद बोले अब जा क्या करोगे, सो जाओ ही। बोले नहीं हम जाएंगे। और चोर सब अपना ताड़े थे, गाड़ी वाड़ी लेके आए थे, सब उठा ले गया, सब कुछ ले गए। मोहल्ले वाले सोचे कि इनके यहाँ कोई रिश्तेदार आए हैं, बड़ी भारी गाड़ी आई है, लोग उतर रहे हैं। खैर,
तो जिसके घर में चोरी हुई है और ये पुलिस के लोग, आप एफआईआर करवाएंगे, पुलिस के लोग इसमें शामिल होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा वगैरह वगैरह। और ये जो गवर्नमेंट लायर्स हैं यहाँ एपीओ साहब रहेंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट की अदालत में कौन जाता है, एपीओ साहब जाते हैं। लेकिन मान लो मर्डर का मामला है तो वहाँ एसपीओ साहब जाएंगे, क्योंकि वो मर्डर का मामला है तो मजिस्ट्रेट तो उसका ट्रायल करेगा नहीं। सीआरपीसी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है कि अगर मर्डर का मामला है तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं, वहाँ पे तो एसपीओ साहब जाएंगे, बड़े वाले वकील साहब जाएंगे, और भी सरकारी वकील। इन तीनों को मिलाकर अभियोजन कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ क्या है, यहाँ एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, जिसने उस अपराध को किया है, और ये अपनी बचत में अपना खुद का अधिवक्ता कर लेता है। अधिवक्ता इंगेज कर लेता है कि वकील साहब हम आपको फीस देंगे, आप हमको बचाइए, आप हमारी रक्षा सुरक्षा करिए, प्रतिरक्षा करिए। इसीलिए इस साइड का नाम तो अभियोजन है। इसको सरकारी पक्ष भी कहा जाता है, सरकारी पक्ष भी कहा जाता है। इस साइड का नाम अभियुक्त पक्ष है, प्रतिरक्षा पक्ष है, डिफेंस है, प्रतिरक्षा है, डिफेंस साइड है, यही सब बोलते हैं। और यहाँ कौन है, यहाँ तो जज साहब हैं। तो जो मुकदमे की फाइल चलती रहती है, उस फाइल में जज साहब क्या करते हैं, मुकदमा चलाते हैं। आप क्या करेंगे भाई, मुकदमा आप चलाते हैं ताकि सच्चाई सामने आए, मामले से संबंधित साक्ष्य न्यायालय के पास कलेक्ट हो जाएं। तो विभिन्न प्रकार के साक्ष्य होते हैं, उसी में से एक साक्ष्य ये भी है कि जिस व्यक्ति को मार डाला गया उसने मरते समय अपनी मृत्यु का क्या कारण बताया है। अगर मरते समय उसने इस बात का बयान दिया है कि हमको यक्स ने मारा है, तो जानते हैं मरते समय उसका ये जो बयान है ये एक्स के गले की फांस बन जाएगा। और आगे मैं आपको एक टॉपिक लेकर के पढ़ाऊंगा, क्या मृत्युकालीन घोषणा का साक्षिक मूल्य, यानी साक्ष्य के रूप में मृत्युकालीन घोषणा, डाइंग डिक्लेरेशन कितना मूल्यवान है। कितना मूल्यवान है माने क्या, क्या अभियुक्त को मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर दंडित किया जा सकता है। तो जो प्रेजेंट लॉ है, शुरू में भी यही था, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, उसका कोरोबोरेशन होना चाहिए, बट एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना व्यू बदला। और एट प्रेजेंट ये है, वो मैं आपको अलग से टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, खुशहाल राव वगैरह की केस बताऊंगा। लेकिन अभी जानो, मृत्युकालीन घोषणा एक इतना सशक्त साक्ष्य है एट प्रेजेंट कि उसके आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। यहां तक कि अगर अभियुक्त ने एक्स का मर्डर किया है और एक्स ने मरते समय यह बताया है कि उसी ने हमको मारा है, ए ने ही हमको मारा है, उसकी मृत्यु का कारण ए है, तो ए को एक्स के मरते समय के बयान, डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर ही फांसी के फंदे तक लटकाया जा सकता है, फांसी के फंदे से लटकाया जा सकता है। ये बाद की बात है। लेकिन बेटा, अभी हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो मृत्युकालीन घोषणा होती है, पीछे का हम कुछ दोहरा नहीं रहे हैं, पीछे का दोहराएंगे तो आज का पूरा 2 घंटा उसी में चला जाएगा। उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम यहीं से पढ़ाएंगे कि जो मृत्युकालीन घोषणा होती है उसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या आवश्यक तत्व हैं, वगैरह वगैरह, कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी मृत्युकालीन घोषणा को एक सशक्त और सुसंगत साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। तो उसमें बेटा हम आपको एक एलिमेंट पढ़ा दिए कि जो कथन है
वह अपनी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था CCDEN, CCDE और EN, ये 5 आवश्यक शर्तें हैं। किसकी? डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन की 5 आवश्यक शर्तें हैं। इन्हीं 5 आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने पर डाइंग डिक्लेरेशन को सुसंगत साक्ष्य माना जाएगा। साक्ष्य के रूप में प्रोजिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध उसे न्यायालय को प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय इसको ग्रहण करेगा और अपनी फाइल में लगा लेगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी को मारा है तो बी तो मर गया, बल्कि बी मर गया तो आप क्या करेंगे, इसको यहां रखिए, बी मर गया, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। ये प्रोजिक्यूशन में आप भरिए, इसको मार दिया इसने, तो आप प्रोजिक्यूशन में भरिए इसके बेटे को, बी का जो सन है, बी का सन, वो लड़ रहा है मुकदमा, पुलिस के लोग शामिल होंगे और जो एसपीओ साहब हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, वो लोग शामिल रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए ए ने बी को चाकू से घायल किया है, चाकू से गोद गोद के उसे मारा है, और जब वो अपना प्राण दे रहा था, बल्कि यूँ कहिए उसके प्राण निकल रहे थे, उसमें उसने ये बताया कि मुझे ए ने चाकू से घायल किया है, ए ने ही मेरी ये दुर्दशा की है। उसके बाद वो मर जाता है। तो इस बात को इसने, बी ने जिससे बताया है, वह मृत्युकालिक कथन को वह व्यक्ति प्रोजिक्यूशन की, मान लीजिए सी से बताया है, ठीक है ना, सी से बताया है। ये सी जो है, ये इस प्रोजिक्यूशन का विटनेस बन करके, गवाह बन करके न्यायालय के सामने इस बात को प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ कोर्ट लिख दीजिए, नहीं यहाँ भी सी, सब सी हो जाएगा। तो न्यायालय के सामने इस बात को प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय इसके इस साक्ष्य को ग्रहण करेगा और इसके आधार पर अभियुक्त को दंडित करेगा। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, इसे अपनी मृत्यु का कारण बताना है। दूसरे की मृत्यु का कारण जो होता है, ये देखिए जो सी मैंने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, ये काज ऑफ हिज डेथ है, काज ऑफ हिज डेथ और हर डेथ। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ही यही होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण को लिख करके या मुख से बोल करके, या फिर मैं आपको क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का मुकदमा पढ़ाऊंगा, संकेतों के माध्यम से अपनी मृत्यु के कारण को बताता है, अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बयान देता है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण कर सकता है, अगर अन्य शर्तें पूरी हैं तो। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु के बारे में बता रहा है और उसके बाद मर जा रहा है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण नहीं करेगा। पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये एक गरीब परिवार है, गरीब परिवार है, ठीक है ना। इस गरीब परिवार में माता रहती है और इसकी एक डॉटर 1 और डॉटर 2। माँ बेचारी रोज काम पर सवेरे सवेरे निकल जाती है, सवेरे सवेरे काम पर निकल जाती है। अब मान लीजिए सवेरे जो माँ है वो 8 बजे काम पे निकल गई और
घर में बस वही दोनों लड़कियां ही बची। उसके बाद जो एक्स है ये कट्टा लेकर के आता है, रिवॉल्वर लेकर के आता है और इस लड़की को D1 को गोली मार देता है। D1 को गोली मार देता है और D1 ऑन स्पॉट खत्म हो जाती है, तुरंत मर जाती है। इसके बाद हल्ला मचता है, शोर शराबा होता है। एक्स तो भाग गया, एक्स तो भाग गया। इसकी माँ को भी खबर होती है, बेचारी भागी भागी आती है, कहती कैसे हुआ, क्या हुआ। तब ये जो D2 है, इसकी दूसरी बेटी है, इसने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है, अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है। इतना भयावह मंजर जिसे हम आप पढ़ते हैं तो सिहर जाते हैं, उसने तो अपनी आंखों से देखा है। वो अपनी माँ को बताती है कि माँ तेरे जाने के बाद एक्स आया और दीदी को रिवॉल्वर से शूट कर दिया और दीदी तुरंत मर गई, उसके चिथड़े चिथड़े हो गए। जब इस बात को D2M को बता रही है, अपनी माँ को बता रही है, तो बताते बताते उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाती है। बताते बताते उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाती है। तो अब सवाल इस बात का है कि जो वो स्टेटमेंट दे रही है, ये स्टेटमेंट क्या दे रही है? क्या वो अपनी मृत्यु का कारण बता रही है? क्या उसकी मृत्यु का कारण एक्स द्वारा डी को गोली मारना है? एक्स द्वारा डी को गोली मारना D2 की मृत्यु का कारण नहीं है। एक्स द्वारा D2 की मृत्यु का कारण, एक्स द्वारा D1 को गोली मारना D2 की मृत्यु का कारण नहीं है, बल्कि D2 की मृत्यु का कारण है हार्ट अटैक। इसलिए यहां पर जो कुछ ये लड़की बोल रही है, मुकदमा तो चलेगा ही, मुकदमा तो चलेगा ही। क्या मुकदमा चलेगा? एक्स वर्सेस, नहीं, एक्स को इधर करिए, एक्स तो अभियुक्त बनेगा ना, ये ऐसे चलेगा, यम वर्सेस एक्स, ये मुकदमा चलेगा। और यम कौन होगा? यम प्रोसिक्यूशन में शामिल हो जाएगी। ये पीड़ित पक्षकार उसकी माँ है, ठीक है ना, और यहाँ पुलिस के लोग, फिर गवर्नमेंट लॉयर्स वगैरह वगैरह। मर्डर का मामला है, ऊपर कोर्ट रहेगी, ठीक। और एक साइड में अभियुक्त के रूप में कौन रहेगा? एक्स रहेगा। ये चाहे एक वकील कर ले, चाहे 10 वकील कर ले, उसकी अपनी खुद की औकात है। तो मुकदमा तो चलेगा ही, लेकिन इस मुकदमे में जो यम है वो कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन का साक्ष्य नहीं दे सकती। यम ये नहीं कह सकती कि हुजूर एक्स ने ही मेरी बेटी को मारा है, मेरी बड़ी बेटी को मारा है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं लौट के आई तो मेरी बेटी ने बताते बताते, यही बात बताते बताते अपने दम तोड़ दिए। तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में नहीं कह सकती। हाँ, साक्ष्य है उसके पास कि जब मैं लौट के आई तो मेरी बेटी 2 ने बताया कि उसी ने मारा है। डाइंग डिक्लेरेशन में तो अपनी मृत्यु का कारण बताया जाएगा। देखिए, मैं आपको और डीप में ले चलता हूं। अगर मान लीजिए, जो आपके मन में आ रहा है उसको मैं बोल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए D1 M के आते आते जिंदा है, D1 M के आते आते जिंदा है और D1 ने M को बताया कि मम्मी, माँ, माई जो भी बोलती है, अम्मा, एक्स ने मुझे गोली मारी है, एक्स ने मेरी ये हालत की है, और उसके बाद वो मर जाती है। तब डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसके स्टेटमेंट को उसकी मदर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन D2 के स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में वो प्रस्तुत नहीं कर सकती है। तो बेटा, इसमें एक पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया है। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया है? सी का मतलब है कॉज ऑफ हिज डेथ,
या काज ऑफ हर डेथ, यानी जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में दिया जाएगा, तभी वह डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण करेगा। जैसे ए बी से कहता है कि सी ने हमको चाकू मारकर घायल किया है, उसके बाद ए की मृत्यु हो जाती है, तो ए बी से अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है, तो बी जो है वह डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उस बात को ले जा करके न्यायालय के सामने प्रोसिक्यूशन की साइड से गवाह बन करके क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। वो सुसंगत है, धारा 32(1) में सुसंगत है, न्यायालय उसको ग्रहण करेगा, वो एडमिसिबल है। और इतना मूल्यवान साक्ष्य है कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट लॉ ये है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट अप्रोच यही है कि बिना किसी कोरोबोरेशन के, सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अभियुक्त को फांसी के फंदे से भी लटकाया जा सकता है यदि उसने मर्डर किया है तो। खैर, तो एक चीज आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया? काज ऑफ हिज डेथ आर हर डेथ, ये आपने पढ़ा है, काज ऑफ हिज डेथ आर हर डेथ। तो पहली हेडिंग आपने पहला आवश्यक तत्व पढ़ लिया, कथन अपनी मृत्यु के कारण के बारे में हो। इसी बात को आप दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं कि कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन तब बनेगा जब कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में हो, यानी स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द कॉज ऑफ डेथ ऑफ इट्स मेकर। जो स्टेटमेंट को मेक कर रहा है उसकी मृत्यु का कारण होना चाहिए, किसी और की मृत्यु का कारण नहीं। इस पर बेटा हमने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है, जैसे ए को बी ने चाकू से मार के घायल कर दिया, ए ने सी से कहा कि बी ने ही उसे चाकू से घायल किया है और तत्पश्चात ए की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ए का कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि उसके कथन से उसकी मृत्यु के कारण का पता चलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिससे उसने कथन किया है वो उसके मृत्युकालिक कथन को न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये सुसंगत है। सुसंगत माने क्या होता है? सुसंगत माने कब से बता रहा हूं, पहले ही दिन से बता रहा हूं। सुसंगत एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब माना जाता है जब वह धारा 6 से लेकर 55 तक में से किसी न किसी धारा में विवाद्यक तथ्य से जुड़ा हुआ हो। अब आप कहेंगे सर विवाद्यक तथ्य, ये भी तो 1000 बार बताया, कई 100 बार तो बता ही दिया। विवाद्यक तथ्य माने क्या? जिस बात को लेकर के विवाद हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं। ऐसे तो विवाद्यक तथ्य को धारा 3 में बहुत डिटेल में पढ़ाया, उसको रट डालिए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगर यम जो है, या इसी इलस्ट्रेशन को लीजिए, इसी इलस्ट्रेशन को लीजिए जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ए को बी ने चाकू से घायल कर दिया, ए को बी ने चाकू से घायल कर दिया, और इस ए ने सी को बताया है कि बी ने ही मेरी ये हालत की है, और उसके बाद बी मर जाता है। तो विवाद्यक तथ्य क्या होगा? जब इसके खिलाफ ए के घर वाले मुकदमा लिखाएंगे, ठीक है ना, तो विवाद्यक तथ्य क्या होगा? वो तो कहेगा कि हमने नहीं मारा या हमने आत्मरक्षा में मारा। विवाद्यक तथ्य न्यायालय क्या बनाएगा? विवाद्यक तथ्य जब चार्जशीट जाएगी, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस आरोप पत्र को भेजेगी या भेजेगा, थाने का भारसाधक अधिकारी लिख कहेंगे तो भेजेगा, नहीं तो पुलिस लिखेंगे तो भेजेगी। उसके बाद विवाद्यक तथ्य का सृजन किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, वहाँ ले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो सब हजारों बार बताया है। क्या विवाद्यक तथ्य बनेगा भाई? जब ए मर गया तो इसके घर के लोग मुकदमा लिखाएंगे नहीं लिखाएंगे, और ये कहेगा हमने नहीं मारा या हमने आत्मरक्षा में मारा वगैरह वगैरह। तो न्यायालय विवाद्यक तथ्य, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क बना के बता रहा हूं, विवाद्यक तथ्य क्या बनाएगा? क्या बी ने ए की चाकू से गोद कर हत्या की है? यही विवाद्यक तथ्य है, इसी के लिए मुकदमा चलाएंगे आप। तो विवाद्यक तथ्य से सुसंगत तथ्य
किसी न किसी धारा में जुड़ा हो। इस विवादक तथ्य से अगर कोई तथ्य किसी न किसी धारा में जुड़ा हुआ है, संसक्त है, कनेक्टेड है, तो उसी को सुसंगत माना जाएगा। और वो धारा कहां से शुरू होती है? 6 से लेके 55 तक। तो 6 से लेके 55 तक झांक लीजिए। अगर वो तथ्य इस विवादक तथ्य से, तथ्य माने क्या? कोई बात, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई वस्तुओं का संबंध, कोई घटना वगैरह वगैरह। तो ए ने सी को जो बताया है यह भी अपने आप में क्या है? एक तथ्य है। और यह तथ्य इस विवादक तथ्य से कि क्या बी ने ही ए को चाकू से गोद करके मार डाला है, धारा 32(1) में सुसंगत है। तो जब धारा 32(1) में सुसंगत है, तो सुसंगत का एक और अर्थ मैंने आपको बताया था कि सुसंगत का मतलब होता है जिसका साक्ष्य दिया जा सकता है। और सुसंगत का एक और मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सुसंगत साक्ष्य होते हैं वो न्यायालय को विवादक तथ्य को अवधारित करने में मदद करते हैं। तो धारा 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन सुसंगत है। इसको जिससे उसने, मृतक ने अपनी मृत्यु के कारण को बताया है, वो गवाह के रूप में आकर के, प्रोसिक्यूशन का गवाह बनकर के न्यायालय को उस बात को बता सकता है, उस डिक्लेरेशन को उस तक पहुंचा सकता है, वह साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर लिया जाएगा। लेकिन कब? जब ये 5 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त क्या है? कि मृतक ने अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो। इस पे नारायण सिंह का मैंने आपको मुकदमा भी डिस्कस किया है, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 सुप्रीम कोर्ट, और लिखाया भी है। और आपको ये भी बताया है कि बेटा ये मुकदमा कंफ्यूज बहुत करता है, बहुत कंफ्यूज करता है, और इम्तहान में अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है। क्या हुआ था भाई इस मुकदमे में? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। इस मुकदमे में एक बच्ची का रेप किया गया। रेप करने के बाद बच्ची ने अपनी मां को बताया कि मेरे साथ उन दरिंदों ने इस तरह की हरकत की है। ठीक? और अपनी मां को बताने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो जब सुसाइड कर लिया तो मर गई। उसके बाद मां ने मुकदमा लिखाया जिसने उसके साथ रेप किया था। मां ने मुकदमा लिखाया जिसने उसके साथ रेप किया था। लड़की तो अब मर गई है, और मां जो है यानी प्रोसिक्यूशन इस बात को डाइंग डिक्लेरेशन बना के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है कि हुजूर, उस लड़की की मौत का कारण वही दरिंदा है जिसके बारे में उस लड़की ने अपनी मां से बताया था कि उसी ने उसका रेप किया है। उसकी मृत्यु का कारण वही दरिंदा है जिस दरिंदे के बारे में लड़की ने अपनी मां को बताया था कि उसी व्यक्ति ने उसका रेप किया है। मौत का कारण वही है, इसलिए इसको डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में स्वीकार किया जाए। लड़की ने डाइंग डिक्लेरेशन किसको दिया? अपनी मां को दिया। मां गवाह के रूप में आपके न्यायालय में हाजिर है। इसको डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में स्वीकार करिए और दरिंदे को फांसी दीजिए। बताइए, आप तो हुजूर बनने वाले हैं, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन है? ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि बेटा लड़की की मृत्यु का कारण बलात्कार नहीं है। यदि बलात्कारी ने बलात्कार करने के समय उसकी नाक बंद कर लिया होता, उसका मुख बंद कर लिया होता, उसके गले को दबा दिया होता और वो उस समय मर गई होती, तो लड़की की मृत्यु का कारण बलात्कार होता। लेकिन यहां लड़की की मृत्यु का कारण बलात्कार नहीं है, बल्कि लड़की की मृत्यु का कारण सुसाइड है।
आत्महत्या है। इसलिए लड़की ने अपनी माँ को जो ये बताया था कि उस दरिंदे ने मेरे साथ ये हरकत की है, वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में सुसंगत नहीं है। तो आप मेरी बात को समझ गए। ये पहला तत्व मैंने आपको पढ़ा दिया, सी का मतलब है, शार्ट में मैंने आपको लिखाया है काज ऑफ हिज डेथ, अपनी मृत्यु का कारण, या काज ऑफ हर डेथ। लड़की है तो उसके लिए हर डेथ, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए मेल है तो उसके लिए हिज डेथ। और जो पहली हेडिंग आप इसमें बनाए हुए हैं, ये तो ब्लॉक चल रहा है, पहली हेडिंग में आपने लिखा है कथन अपनी मृत्यु के कारण के बारे में हो, यानी स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट हिज और हर डेथ। उसी को शार्ट में हमने यहां लिखा है काज ऑफ हिज डेथ और हर डेथ, क्योंकि उतना बता दिया जाए तो आप इस लाइन को पूरा लिख ले जाएंगे। यानी कथन कर्ता की मृत्यु के कारण को दर्शित करता हो, मृत्यु के बारे में होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द काज ऑफ हिज और हर डेथ। ये आपके माइंड में बैठ गया। अब ब्लॉक में आपको हम दूसरी बात बताएंगे। इस सी और इस सी में आप चाहें तो ऐसे या लिख सकते हैं, आर। चाहे ये परिस्थिति हो, चाहे ये परिस्थिति हो, जो डिक्लेरेशन है, जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो घोषणा है, कुछ भी कहिए। तभी तो मैंने कहा कि उसको मृत्युकालीन घोषणा भी कहा जाता है, डिक्लेरेशन। मृत्युकालीन कथन कहा जाता है, मरते समय का बयान कहा जाता है, वगैरह वगैरह। अगर आप इसको नहीं, इसको देखिए, अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया है, तो वो जो बताया है, वो जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण कर सकता है। दूसरी चीज, या करके मैं आपको बता रहा हूं, चाहे ये हो चाहे ये हो, तब भी डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगा। इसलिए मैंने लिखा कि डी डी इज इक्वल टू सी आर सी डी ई एन, यानी डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स सी आर सी, इसको आर कर सकते हैं या कर सकते हैं प्लस डी ई एन। ये तो आगे डिस्कस करने चल ही रहे हैं। अगर मैं यही से आज डिस्कस कर देता तो अधूरा रह जाता, फिर आपको प्रॉब्लम होती। कुछ नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपनी मृत्यु के कारण के बारे में अगर अगले ने बताया है और मर गया, तो उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में न्यायालय में धारा 32(1) में सुसंगत है, एडमिसिबल है, ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण किया जाएगा। उस पे अभियुक्त को दंडित किया जाएगा, फांसी के फंदे तक उसको भेजा जा सकता है, फांसी पर लटकाया जा सकता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि डेथ का, मर्डर का मामला है। अब आगे बढ़िए। अगर मृत्यु का कारण नहीं बताया है, लेकिन उन परिस्थितियों को उसने बयां किया है जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, अगर उन परिस्थितियों को बताया है, जैसे इसको देख रहे हैं, आर सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। और बेटा हम कई बार आपको एविडेंस पढ़ाते समय बताए हैं कि आखिर ट्रांजैक्शन माने क्या होता है। ट्रांजैक्शन माने होता है तथ्यों का समूह, तथ्यों का समूह। ट्रांजैक्शन माने होता है फैक्ट 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। ट्रांजैक्शन माने होता है तथ्यों का समूह, लेकिन कैसा तथ्यों का समूह? ऐसा तथ्यों का समूह जिससे एक छोटी सी स्टोरी बन जाती है, एक छोटी सी कहानी बन जाती है। आप याद करिए, जब मैं आपको धारा 6 पढ़ा रहा था, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य, तो वहां मैंने आपको समव्यवहार माने पढ़ाया है। और आज फिर पढ़ा रहा हूं, समव्यवहार माने होता है तथ्यों का समूह, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, जो बनाते क्या है, वो एक छोटी सी कहानी बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं। तो मैं आपको बोल क्या रहा हूं, या तो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बता रहा है,
या उन परिस्थितियों के बारे में बता रहा है जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। इस फैक्ट को समझाने के लिए पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का जो मुकदमा है वो मैं आपको बताता हूं। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का जो मुकदमा है ये कई जगह इंपॉर्टेंट है। धारा 6 में आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट है, कन्फेशन पढ़ाते समय आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन की परिभाषा ही लॉर्ड एटकिन ने इसी केस में दिया और तभी से वही परिभाषा मानी जा रही है जो परिभाषा इस केस में लॉर्ड एटकिन ने दिया, क्योंकि पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है कि जिस तरह से धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है उसी तरह से हम संस्वीकृति की भी परिभाषा मान लें वगैरह वगैरह। तो पाकला नारायण स्वामी का जो मुकदमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 जगहों पर महत्वपूर्ण है। एक तो धारा 6 में महत्वपूर्ण है, दूसरे आपका कन्फेशन में महत्वपूर्ण है, तीसरे आपको डाइंग डिक्लेरेशन में हम आपको पढ़ा ही रहे हैं समव्यवहार की परिस्थिति। यहाँ समव्यवहार माने एक छोटी सी घटना की जो परिस्थितियां हैं अगर उसको उसने बयां किया है और उसमें उसकी मौत हो जा रही है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन होगा। मैं आपको इस फैक्ट को बताता हूं तो ये पॉइंट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग लिखेंगे। पाकला नारायण स्वामी की जो पत्नी है इन्होंने के नटराजू को 3000 रुपया दिया था। 1939 में 3000 रुपया कितनी बड़ी चीज रही होगी, इसको जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मौका मिले तो सोचिएगा। 3000 रुपया पाकला नारायण स्वामी की पत्नी ने के नटराजू को उधार दिया था। उधार देने के बाद कुछ दिन जब बीता, पैसा का देना ड्यू हुआ, तो पाकला नारायण स्वामी की जो पत्नी है ये चिट्ठियों पे चिट्ठियां के नटराजू को भेजने लगी और उसमें यही लिखती थी कि भैया हमने आपके पैसे का इंतज़ाम कर दिया है, आप आइए अपना पैसा ले जाइए। आप नहीं आएंगे, पैसा हाथ से उठ जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो फिर कैसे व्यवस्था करूंगी, इसलिए आप आइए अपना पैसा ले जाइए। के नटराजू ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं पाकला नारायण स्वामी के घर जा रहा हूं। उनकी पत्नी देखिए इतने पत्र आ चुके, वो कह रही है पैसा खर्च हो जाएगा तो फिर कहां से दूंगी, आपके पैसे का मैंने इंतजाम कर लिया है, आपका ऋण दे करके मैं मुक्त होना चाहती हूँ। ये सब दुनिया भर का देखिए लिखा है कि नटराजू ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं पाकला नारायण स्वामी के घर जा रहा हूँ पैसा लेने के लिए, अपना दिया हुआ जो ऋण है उसको वापस लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक, उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है जाइए। और बरहामपुर, देखिए इम्तहान में ये सब ना याद रहे ना के नटराजू और बरहामपुर फलाना ठिकाना, तो ABCD करके लिख दीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बरहामपुर पाकला नारायण स्वामी का घर था, वहीं वो गया और क्या करने गया, अपना बेचारा पैसा लेने गया। और दूसरे दिन उसकी जो डेड बॉडी है वो एक बॉक्स में 7 टुकड़ों में काट करके एक खेत में रख दी गई थी, पाई गई। पाकला नारायण स्वामी ने पुलिस से इसको स्वीकार भी किया था कि हाँ के नटराजू हमारे यहाँ आया था, लेकिन इसको नहीं स्वीकार कर रहे थे कि हमने मारा है, तब तो बात ही खत्म हो जाती। खैर, वो मैंने कन्फेशन में आपको बहुत कुछ पढ़ाया। यहाँ देखिए बेटा, ये जो के नटराजू अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं बरहामपुर पाकला नारायण स्वामी के घर अपना पैसा वापस लेने के लिए जा रहा हूं। उनकी पत्नी के कई पत्र आ गए और उन्होंने कहा कि भाई साहब आइए अपना आप पैसा ले जाइए, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे का इंतजाम किया, पैसा खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो फिर कहां से आपको आपका कर्जा लौटाऊंगी। इतनी बातें जो कह रहा है, इतना ये फैक्ट, और फिर उसका बरहामपुर पाकला नारायण स्वामी के घर जाना, ये फैक्ट, और पाकला नारायण स्वामी के घर जाने के दूसरे दिन बाद ही खेत में बॉक्स में उसकी शरीर के 7 टुकड़े करके पाया जाना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये परिस्थितियां क्या दर्शित कर रही हैं। ये सर्कमस्टांसेस
क्या दर्शित कर रहे हैं? ये सर्कमस्टांसेस इसी ट्रांजैक्शन को दर्शित कर रहे हैं। यहां ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन माने तथ्यों का समूह क्या है, जो एक कहानी बना रहा है कि वो बेचारा अपनी पत्नी से कह करके अपने पैसे को लेने के लिए बरहामपुर पाकला नारायण स्वामी के घर गया था और उसके बाद दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी के 7 टुकड़े करके बॉक्स में खेत में पाया गया। तो जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, उन परिस्थितियों के सर्कमस्टांसेस के बारे में भी अगर उस व्यक्ति ने किसी को बताया है तो वह भी मृत्युकालीन घोषणा के रूप में मान्य होता है। हमारे यहां जब मैं आपको इंडिया और इंग्लैंड का अंतर बताऊंगा, तब बताऊंगा कि सर्कमस्टांसेस को लेकर के उनके यहाँ दूसरी व्यवस्था है। लेकिन अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ चाहे उसने मृत्यु के कारण को बताया हो या उन परिस्थितियों के बारे में बताया हो, उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया हो, जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, जिस ट्रांजैक्शन में उसकी मौत हुई है उसके बारे में बताया हो और उसकी मौत हो गई है, तो जो वो कह के गया था, जो वो बता के गया था, जो स्टेटमेंट दे करके गया था, वह भी मृत्युकालीन घोषणा मानी जाएगी और अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोगों को ये जो दूसरा सी है, क्योंकि देखिए 5 अक्षर हैं, 5 आवश्यक तत्व हैं किसके? डाइंग डिक्लेरेशन के। उसमें एक मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, आज देखिए दोहरा भी दिया मैंने कि कथनकर्ता का कथन उसकी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक टॉप क्लास का केस मैंने आपको दिया, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसके अगल बगल आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम, और भूल मत करिएगा लड़की की मृत्यु का कारण यहाँ रेप नहीं है बल्कि यहाँ आत्महत्या है। इसलिए लड़की ने अपनी माँ से जो ये बताया था कि उस दरिंदे ने मेरी मृत्यु कारित की है, आई एम सॉरी, उस दरिंदे ने मेरे साथ रेप किया है, वो मृत्यु का कारण नहीं है। इसलिए लड़की ने अपनी माँ से जो बताया था वो डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण नहीं करेगा। खैर, अब बेटा आप दूसरा जो पॉइंट है उसको लिखिए, रोमन में ही चल रहा है, ब्लॉक हम आपको पढ़ा रहे हैं। धारा 32(1) के आवश्यक तत्व, उसी में हमने आपको लिखाया है कि धारा 32(1) का विश्लेषण करने पर, विश्लेषण करना माने होता है एनालिसिस करना, एनालिसिस करना यानी ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना, यही मतलब हुआ उसका। उसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। तो पहला आवश्यक तत्व मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको लैंग्वेज वो हेडिंग कठिन लग रही है तो आप वहीं दाएं बाएं लिख लीजिए कि कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। पहली जो हेडिंग मैंने आपको लिखाया है कि कथन अपनी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए, उसको और आसान कर लीजिए, वहीं दाएं बाएं कहीं लिख लीजिए क्या? कथन जो स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको कोई व्यक्ति गवाह के रूप में न्यायालय में आकर के डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में न्यायालय को प्रस्तुत करना चाहता है, देना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, वो कथन जिसने दिया है, स्टेटमेंट जिसने दिया है, वो उस कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई। अब दूसरी बात लिखना है, दूसरी बात आपको लिखना है, पढ़ा दिया मैंने आपको, समव्यवहार की परिस्थिति। समव्यवहार की परिस्थिति का सीधा सा मतलब है वो परिस्थिति या वो परिस्थितियां जिसमें उसकी मौत हो गई, बस। तो आप लिखेंगे या कथन समव्यवहार की परिस्थिति में किया गया हो। रोमन में दूसरा पॉइंट, या कथन समव्यवहार, समव्यवहार माने वही घटना, वही मृत्यु की कहानी, समव्यवहार की परिस्थिति में किया गया हो, समव्यवहार की परिस्थिति में किया
गया हो। रोमन में लिखने से यही फायदा होता है। यहां आप पहला लिखे हैं, आज मैंने आपको थोड़ा सा बढ़ा के हेडिंग दे दिया। क्या? कथन, कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज या करके आपको यहां लिखा दिया, या कथन संव्यवहार की परिस्थिति में किया गया हो, या कथन संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। या कथन संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया हो, या संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया होना चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। अब आगे क्या लिखना है? अंग्रेजी इसकी क्या बनेगी? स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब गाड़ी रुक जाती है तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, तो रुकी ना होती, बहुत दूर चली गई होती और रुक गई। और क्या ड्राइवर रोकता है क्या? वो तो दुर्भाग्य रोकता है। हम लोगों का भी जिस किसी भी तरह से, वो ठीक है कि संडे एडजस्ट करके मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन क्लास तो रुक ही गया था, मेमोरी में आपके कोई चीज़ थी नहीं। इस दूसरी हेडिंग को, दूसरे तत्व को ही मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा लग गया आपको रीमेमोराइज करने में। और 1 घंटे में भी मैं बहुत ही कंजूसी से रीमेमोराइज किया हूँ, ये जान लीजिए। मैंने ये नहीं बताया कि अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। आप कहेंगे नहीं बताया, तो आप तो बता रहे हो कि डैंग डिक्लेरेशन क्या है? अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। और डैंग डिक्लेरेशन कब दिया जाएगा? जब धारा 104 का कंप्लायंस हो जाएगा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आप अंग्रेजी लिख लिए हैं, स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसकी अंग्रेजी यही होगी। यानी ये जो सी है, 60 में जो सी लिखा हुआ है वो क्या है? सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये क्या है? काज ऑफ हिज डेथ। उन्हीं सारी हेडिंग को यहाँ छोटा छोटा करके हमने आपको लिखाया है। वो शब्द आपको याद आ जाए, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन अगर याद आ जाए तो आप लिख ले जाएंगे, या सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप लिखिए, यदि मृतक द्वारा मृत्यु से पहले कोई कथन, मृत्यु से पहले कोई कथन संव्यवहार की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, संव्यवहार की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, यानी इसका आसान भाषा मतलब है कि उस परिस्थितियों का अगर उसने जिक्र किया है जिन परिस्थितियों में उसको मार डाला गया, बस सीधी सी बात। संव्यवहार की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, यानी स्टेटमेंट एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। यदि मृतक द्वारा मृत्यु से पहले कोई कथन संव्यवहार की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, संव्यवहार में डरना नहीं, वो कहानी, वो घटना जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंटली कथनकर्ता की मृत्यु हुई है, कथनकर्ता की मृत्यु हुई है।
अगर आपको याद नहीं होता तो आप केवल इतने लिख सकते हैं, या अगर उसने मृत्यु से पहले उन परिस्थितियों को बताया है जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। बस सीधी सी बात। या अगर उसने मृत्यु के पहले उन परिस्थितियों को बताया है, उन परिस्थितियों को बयां किया है जिन परिस्थितियों में उसको मार डाला गया। इतना ही मतलब है इसका। आगे बढ़िए। जिसके फलस्वरूप कथनकर्ता की मृत्यु हुई है, यानी जिसके कॉन्सिक्वेंटली स्टेटमेंट मेकर की डेथ हुई है। जिसके कॉन्सिक्वेंटली स्टेटमेंट मेकर की डेथ हुई है। आगे बढ़िए। तो ऐसा कथन भी यानी ऐसा स्टेटमेंट भी मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में सुसंगत होगा यानी रेलिवेंट होगा। सुसंगत होगा माने उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा आप लाइन छोड़ करके न्यू पैराग्राफ से लिखिए, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल, 1939 प्रिवी काउंसिल। ठीक है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए ये मुकदमा प्री में पूछ लिया गया और प्री में ये पूछ लिया गया कि ये किससे रिलेटेड है, धारा 6 से रिलेटेड है कि कन्फेशन से रिलेटेड है कि 32(1) से रिलेटेड है, तो मेरे बेटे जिससे सबसे ज्यादा रिश्ता होता है ना, आदमी उसी का रिश्तेदार होता है। बिल्कुल पक्का है। जिससे सबसे ज्यादा रिश्ता होता है, आदमी उसी का रिश्तेदार होता है। अगर मैं अपनी बहन के घर चला जाऊं, पूरा गांव साला कहता है, पूरा गांव, यहां तक कि जो बुढ़े आदमी हैं 80 साल के, वो भी कहते हैं और साले साहब सब ठीक है। मतलब अपनी एज भी नहीं देखते। तो क्या हम सबके साले हो गए? पूरे गांव साले हो गए। बेटा गांव तो छोड़ो, आप किसी स्टेट में चले जाइए, मान लीजिए महाराष्ट्र चले गए, जाना मत, अभी कोरोना है वहां बहुत ज्यादा है, और महाराष्ट्र में कोई आदमी ऐसा रहता है जिसकी उत्तर प्रदेश में शादी हुई है, और आप उत्तर प्रदेश के हैं, पूरा महाराष्ट्र आपको साला कहेगा। ये समझ लीजिए। तो क्या पूरे महाराष्ट्र के साले हो गए? आप फॉरेन चले जाइए, अमेरिका चले गए, और एक अमेरिका के आदमी की यहाँ शादी हुई है, पूरा देश, पूरा राष्ट्र कहेगा ये हमारे साले साहब। लेकिन भैया साले तो हम उसी के हैं ना, किसके? जिससे मेरा ज़्यादा रिश्ता है, जिससे मैंने अपनी बहन का ब्याह किया है। तो आप देखो ना, किससे ज़्यादा रिश्ता है? इससे ज़्यादा रिश्ता है, कन्फेशन से। क्यों? क्योंकि पाकला नारायण स्वामी के मुकदमे में ही कन्फेशन की परिभाषा दी गई, लॉर्ड एटकिन ने दिया। आपको याद भी आ रहा होगा, मैंने खूब जम करके पढ़ाया है कि लॉर्ड एटकिन ने क्या कहा। लॉर्ड एटकिन ने कहा कि कन्फेशन तब मानी जाएगी जब अभियुक्त स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने इस अपराध को किया है, या अभियुक्त उन तथ्यों को स्वीकार कर ले, उन तथ्यों को स्वीकार कर ले जिन तथ्यों को अगर मिला दिया जाए तो उससे अपराध का